नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। और वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं पहली बड़ी खबर पर। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में पौड़ी बस हादसे का एक मामला, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्थिक सहायता के दिए जाने के दिए हैं निर्देश। जहां मृतक के परिजनों को दी जाएगी 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, वहीं गंभीर घायलों को दी जाएगी 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के दिए हैं निर्देश। कहा, घायलों को यदि हायर सेंटर रेफर करना पड़े तो तत्काल लें इसका संज्ञान। सीएम ने की है घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बताई जा रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बस हादसे के मामले पर आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, जहां पर मृतकों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही। वहीं पर घायलों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। देहरादून में पौड़ी बस हादसे का मामला, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए हैं, जहां मृतक के परिजनों को दी जाएगी 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, वहीं गंभीर घायलों को दी जाएगी 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। जहां मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि घायलों को यदि हायर सेंटर रेफर करना पड़े तो तत्काल लें इसका संज्ञान। वहीं सीएम ने की घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है, जहां पे पौड़ी बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है और घायलों को आर्थिक सहायता और मृतकों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्थिक सहायता दिए जाने की बात कही है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए श्वेता, पौड़ी से बेहल चौड़ी सवारियों से भरी एक बस जा रही थी और सत्याकाल मोटर मार्ग पर ये निश्चित होकर 80 मीटर चिकित्सकों को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी लोगों का समुचित इलाज किया जाए। जैसे ये घटना हुई थी उसके बाद से त्वरित कार्रवाई की गई थी, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और जितने भी घायल थे सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन क्योंकि इस घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए जो आर्थिक सहायता यहाँ पे देहरादून में पौड़ी बस हादसे के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए हैं, जहां मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को समुचित उपचार उपलब्ध कराए दिए के निर्देश दिए हैं। वहीं घायलों को यदि हायर सेंटर रेफर करना पड़े तो तत्काल इसका संज्ञान लेने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। नोएडा के कोतवाली 49 पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश की पहचान संजय पुत्र सरजू के रूप में हुई है, जहां उसके कब्जे से चोरी के चांदी के बर्तन और एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस तथा चोरी की मोटरसाइकिल, थाना सूरजपुर एवं थाना बिसरा क्षेत्र की चोरी की घटनाओं से संबंधित कुल 3000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। इस पर एडिशनल डीसीपी ने बताया कि कोतवाली 49 पुलिस सेक्टर 50 केंद्रीय विहार
गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार आते हुए दिखाई दिया। जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुका और मोटरसाइकिल को तेजी से पीछे मोड़कर भागने लगा, जिससे उसकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई, जहां मोटरसाइकिल को छोड़कर बदमाश भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग किया है और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान सूरज पुत्र रवि कुमार के रूप में हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान सेक्टर 49 की पुलिस 50 गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध लड़का आता हुआ दिखाई दिया था। इसे रोकने का प्रयास किया गया। उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षात्मक फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान संजय के रूप में हुई है, जो मूल रूप में प्रतापगढ़ का रहने वाला है। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि इसके ऊपर आधा दर्जन से भी अधिक मुकदमे पंजीकृत गंभीर धाराओं के पहले जेल जा चुका है। ये भी ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा अभी कुछ दिनों पहले जलवायु विहार में थाना सेक्टर 49 में चोरी की गई थी। इसके पास से चोरी किया कुछ माल बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। एक बाइक बरामद हुई है, जो इसके द्वारा सेक्टर 39 थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। जहां बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान सेक्टर 49 की पुलिस 50 गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध लड़का आता हुआ दिखाई दिया था। खबर रानी पोखरी से है, जहां लोगों की जान के लिए आफत बनते जा रहे चाइनीज मांझे पर पुलिस ने कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर रानी चेतावनी देने के बाद मांझा बेचने वालों की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया है और इस दौरान एक दुकानदार के पास एक चरखी चाइनीज मांझे की बरामद हुई, जहां पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने पर दुकानदारों को फटकार लगाई है और उसके खिलाफ चाइनीज मांझा बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रानी पोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया कि चाइनीज मांझा लगातार लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है, जहां चाइनीज मांझा बच्चे के पतंग काटने के लिए शौक से खरीद रहे हैं, लेकिन यह चाइनीज मांझा बच्चों के हाथों को जख्मी कर रहे हैं, जबकि पतंग कटने के दौरान मांझा लोगों पर गिरकर उलझ रहा है, जिससे लोग भी घायल हो रहे हैं। चाइनीज मांझे की वजह से कई हादसे हो चुके हैं, इसलिए चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने के लिए पुलिस सख्त कदम उठा रही है। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मवईजार में मनरेगा योजना से हुए कार्य में भारी घोटाला होने की शिकायत खंड विकास अधिकारी से करते हुए ग्रामीणों से संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और 4 साल से अधूरे पड़े कार्य को पूरा करने की मांग की गई है। ग्राम पंचायत सदस्य मवईजार ने खंड विकास अधिकारियों से शिकायत करते हुए मांग की है कि 2020-21 में मनरेगा के तहत स्वीकृत छानी ईगोहट्टा मार्ग से कलकापुर संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाए। दरअसल इस परियोजना के लिए IEDWC के तहत 9.87 लाख रुपए का एस्टीमेट स्वीकृत हुआ था, जिसमें से 8.37 लाख रुपए पहले ही निकाले जा चुके हैं। इसके बावजूद पुल के निर्माण का कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है और 4 वर्षों बाद भी पुल की छत नहीं डाली गई। ग्राम पंचायत सदस्य रामकुमारी यादव और सदस्य पूरन दास महाराज स्वयं सहायता समूह ने इस मामले में भारी घोटाले की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य अधूरा रहने से क्षेत्र के लगभग 400 किसान को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां मार्ग बंद होने के कारण किसानों की फसलों और माल का समय पर परिवहन नहीं हो पा रहा, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यदि पुल का निर्माण पूरा हो जाता है तो न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र के किसानों को भी राहत मिलेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस परियोजना की जांच कर जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हर साख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इसी के साथ में आज हम हमीरपुर के मवईजार ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ पर एक भ्रष्टाचार की जीती जागती सूरत हम लोगों के सामने आई है। आप देख सकते हैं कि ये पुल 2020 में पास हुआ था और इसका 9 लाख के ऊपर का बजट था,
हम यहाँ पर आकर के ग्रामीणों से मुलाकात करते हैं और उनकी समस्याओं से रूबरू कराते हैं। ये जो प्रकरण चल रहा है उसमें ये जो आपका ये पुल वाला मामला चल रहा है जिसपे छत नहीं पड़ी हुई है और विगत 2020 से ऐसे सफेद हाथी बना हुआ पड़ा है, उस पे आपकी जो है बात हुई होगी। कई ग्रामीण वहाँ एक दशक ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने हमसे कई बार इस बात की मांग की कि आप इस पे छत डलवाइए, तो मेरे हिसाब से उतना उसमें धन नहीं था, इस वजह से मैंने इस मामले को पेंडिंग में रखा। क्योंकि मुझसे पूर्व ग्राम प्रधान महेश कुमार शिवहरे द्वारा ये कार का निर्माण कराया गया था, इसलिए मुझसे ये पेंडिंग में रहा, मैंने उस पर नहीं हाथ लगाया था। बड़ा गर्मा गर्मी मची हुई है और कहा जा रहा है कि ये पुल अभी 4 सालों से सफेद हाथी बनकर रह गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे इसको ये हम कहते हैं जिसने पैसा ये निकाला हो पहले महेश प्रधान कह रहा है कि नया प्रधान के पास बजट है और पुराना कह रहा है कि हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? हम ये रीजन ये है कि बनवा दिया जाए तो हम लोगों को सब निस्तार होने लगे। सुनेश कुमार के साथ दीपक, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। हर कार्य में घोटाले की आशंका को लेकर 4 वर्षों बाद भी नहीं डाली गई पुल की छत, जहां ग्रामीणों ने जांच और कार्य पूरा कराने की मांग की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनेश सोनी लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो सोनेश, जिस तरीके से मनरेगा के कार्य घोटाले में आशंका जताई गई है, उस संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? श्वेता जी, मामला ऐसा है कि इस पे जो है जो इनके ग्राम पंचायत सदस्य राजकुमारी यादव जी हैं, तो इनकी जो है इन्होंने एक आरोप जो है प्रधान पे लगाया था, और जिस पे देखा जाए कि ये जो मनरेगा का WBC 4117 जो इनका कार्य था, तो ये कार्य जो है 2020 में आवंटित हुआ था, जिसकी अभी तक जिसमें आरोप लगाया गया है कि जिसमें 8,37,000 रुपए निकाले जा चुके हैं, जबकि पूरे कार्य की अनुमानित राशि 9.5 लाख के आसपास की थी। जी सोनेश, क्या इस संबंध में जो मांग की जा रही है उसके संबंध में क्या कुछ इन्होंने अपना शिकायती पत्र सौंपा है, और उस शिकायती पत्र में किन चीजों की मांग की गई है? खंड विकास अधिकारी को इन्होंने, श्वेता जी, शिकायती पत्र दिया है, और खंड विकास अधिकारी से हमने संपर्क किया तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि हमारी जो सचिव थी ग्राम की, तो सचिव से हमने मुलाकात किया अनामिका पांडे जी से, तो उन्होंने बताया कि अभी तक ये जो 2020 की जो पुल की करोड़न नाले की जो छत अभी नहीं पड़ पाई है, उसकी राशि हमारे उसमें सेव है, सुरक्षित है, जिसका कार्य हम 1 हफ्ते के अंदर करवाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो ग्रामीण है, ग्रामीणों में काफी आक्रोश नजर आया इसको लेकर के, क्योंकि 2020 से एक कार्य ऐसे सफेद हाथी बना हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोनेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता सोनेश सोनी, जिन्होंने बताया कि मनरेगा में कार्य को पूरा करने के लिए ग्रामीणों ने जांच और कार्य पूरा कराने की मांग की गई है। उन्होंने मनरेगा के कार्य में घोटाले की आशंका जताई है, जिसके चलते उन्होंने एक मांग पत्र दिया है, जिसके संबंध में अधिकारियों ने 1 हफ्ते के अंदर एक कार्य पूरा कराने की भी बात कही है। चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी लगातार जनता के बीच पहुंच रही है, जहां पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से मतदान की अपील के लिए भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता एक रणनीति के तहत जनता के बीच पहुंच रहे हैं। और इसी के तहत राजधानी देहरादून में बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र में तमाम बिंदुओं को शामिल करने के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। भाजपा प्रदेश मुख्यालय से सुझाव पेटिकाओं के साथ देहरादून में 2 वाहन रवाना किए गए हैं, जो अलग अलग स्थानों पर लोगों से सुझाव मांगेंगे। वहीं भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि जनता सर्वोपरि है और जनता के सुझावों को शामिल करते हुए बेहतर देहरादून बनाने का घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। कि पहले भी चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने सुझाव पेटिका
चलाई थी, उससे जो जनमानस है हमसे क्या उम्मीद रखता है, कितना और कार्य चाहता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं उत्तराखंड के लिए, उसके लिए हम लोग सुझाव पेटिका समय समय पर हर चुनाव के दौरान करते हैं। और जनता के दिए हुए सुझाव के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र बनाती है, एकदम हवाई घोषणा पत्र नहीं बनाती है। जनता क्या हमसे चाहती है हम उसके अनुरूप ही सुझाव पेटिका के तहत देखने के बाद ही अपना घोषणा पत्र बनाते हैं। और जनता हमारे लिए प्रथम दृष्टिया में सबसे ज्यादा सर्वमान्य है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने गाड़ियां कल रवाना करी है महानगर देहरादून से। देखिए पहले भी चुनाव के दौरान नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने मांगे हैं सुझाव। जब बीजेपी ने घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं और इसके लिए उन्होंने सुझाव पेटिकाओं के साथ 2 वाहन भी रवाना किए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव होने वाला है उसके चलते अब बीजेपी ने जो एक ये पहल की है उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए श्वेता, जब भी कोई चुनाव होता है तो राजनीतिक दलों की ओर से एक घोषणा पत्र जारी की जाती है कि वो चुनाव जीतने के बाद वो दल क्या क्या काम करेगा, उस क्षेत्र के लिए कौन से काम करेंगे। तो ये सारे जो विषय हैं पार्टियों की ओर से अपनी रणनीति के तहत तय किए जाते हैं। लेकिन आम जनता अपने जो जनप्रतिनिधि से जिनको वो चुन करके भेजना चाहती है उनसे क्या उम्मीद रखती है, कौन कौन मुख्यालय से 2 वाहनों को रवाना किया गया है, उसमें पेटिकाएं रखी गई हैं और उनसे सुझाव मांगे गए हैं जनता से। उनके पास एक फॉर्मेट दिया जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के कि वो अपने अपने विषय रखना चाहें कि आखिर वो क्या चाहते हैं कि उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो चुनाव जीतने के बाद क्या क्या काम करेंगे। जी अजय जी, इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से 2 वाहन रवाना किए गए हैं, ये कितने दिनों तक ये काम चलेगा? कब तक वो जनता से सुझाव मांगेंगे? कितने दिनों तक ये कार्यक्रम किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चूंकि 23 जनवरी को यहाँ पर मतदान होना है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपना जो चुनावी घोषणा पत्र है वो जारी करना है। खास तौर पर देहरादून शहर के लिए जो मेयर प्रत्याशी हैं वो क्या क्या काम करेंगे उसको लेकर के विषय रखा गया है और उसी को विशेष तौर पर फोकस भी किया गया है। तो 1 हफ्ते का जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसी बीच में विभिन्न जगहों पर ये गाड़ियां जा रही हैं, वहां घूमेंगी, वहां पर विभिन्न क्षेत्रों में चूंकि चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव प्रचार भी होगा, जनता से सुझाव भी लिए जाएंगे और उसको अमल में लाने के लिए चुनावी घोषणा पत्र को भी जारी किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण है, काफी कम समय बचा हुआ है और इतने दिनों के भीतर ही बीजेपी की ओर से इसको इस पर काम करते हुए चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया जाना है। तो कुल मिलाकर के काफी महत्वपूर्ण जो विषय बीजेपी ने रखा है। इनकी जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां चुनाव प्रचार के लिए भी जाएंगी, अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव में मतदान करने की जनता से अपील भी करेगी बीजेपी की ये गाड़ियां, और इसके साथ साथ उनसे जनता से सुझाव भी लिया जाएगा और उनको चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। जी अजय जी, एक और चीज है, जिस तरीके से सुझाव मांगे गए हैं तो ये सुझाव कैसे लिखित तौर पर लोगों से मांगा जा रहा है या किन माध्यमों से ये सुझाव मांगे जा रहे हैं, और उन जो दिए गए सुझावों को किस तरीके से उनकी छटनी की जाएगी ताकि वो अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकें? जी हाँ, देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बीजेपी की एक बड़ी कमेटी, एक बड़े पैनल को तैयार किया गया है जो इन चुनावी घोषणा पत्र को तैयार कर रही है और इस बीच जनता से जो सुझाव आएंगे उन सुझावों पर भी बारीकी से चर्चा करने के बाद उनको अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। क्योंकि जनता के पास बीजेपी एक फॉर्मेट लेकर पहुंच रही है, एक कागज दिया जा रहा है कि उसमें वो भर करके भेजें, बताएं कि वो क्या चाहते हैं और जनता की ओर से लिखित तौर पर उसमें अपने सुझाव रखे जाएंगे और उसके बाद से उनको इस पेटी में डाला जाएगा और उसके बाद से जब इन पेटियों को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ला करके खोला जाएगा तो उसके बाद से
उन सारे सुझावों को एक एक करके संकलित करने के बाद उनमें जो महत्वपूर्ण विषय होंगे उनको चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी शामिल करेगी। जी अजय जी, आखिरी सवाल आपसे, जो इन्होंने पैनल तैयार किया है उस पैनल में तकरीबन कितने लोग लगाए गए हैं, जिससे क्योंकि आपने कहा कि एक हफ्ते के अंदर ही घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा, उसके चलते कितने लोगों का पैनल तैयार किया गया है इस काम के लिए? देखिए, चूंकि बीजेपी की एक बड़ी कमेटी पहले से इन विषयों को लेकर के काम कर रही है और सभी क्षेत्रों में कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनको रखा गया है। तो चूंकि देहरादून महानगर के लिए ये विषय रखा गया है, तो यहाँ पर 5 विधानसभा ऐसे हैं जहाँ के जो विधायक हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा देहरादून महानगर की जो इसके साथ साथ प्रदेश स्तर के कई नेताओं को भी इसमें सदस्य के तौर पर जोड़ा गया है। तो सभी लोगों की जो बैठकें हो रही हैं उन बैठकों के दौरान जो तमाम विषय हैं उनको रखा जा रहा है, उन पर चर्चा किया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे विषय रह गए हैं जिनको महत्वपूर्ण रखते हुए और चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। क्योंकि देखिए, लगातार 3 बार से बीजेपी का यहाँ पर बोर्ड बना है, बीजेपी के मेयर रहे हैं और चौथी बार एक बार फिर से बीजेपी ने अपने मजबूत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा और बीजेपी लगातार जनता से यही अपील कर रही है कि वो एक बार फिर से मौका दें बीजेपी के प्रत्याशी को और वो चुनकर जाएंगे तो क्षेत्र के विकास को लेकर के काफी तेजी से काम करेंगे और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करेंगे। तो ऐसे में जनता के सामने भी कई सारे विषय हैं जो पहले के जो मेयर रहे हैं, पहले के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने वो काम नहीं किए हैं। तो उन सारे कार्यों को इसमें रखा जा रहा है और एक पैनल की ओर से उन सारे विषयों को रखते हुए एक जो अपनी घोषणा पत्र जारी की जाएगी, जो तमाम बिंदु रखे जाएंगे उसको अंतिम रूप दिया जाएगा और उसके बाद से उसको जनता के बीच रखा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव के लेके बीजेपी ने जनता से सुझाव मांगे हैं और इसको लेकर उन्होंने घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव मांगे और इसके लिए उन्होंने एक सुझाव पेटिकाओं के साथ 2 वाहन भी रवाना किए हैं और लोगों से सुझाव मांगने के बाद उसके छटनी करने के बाद उन सुझावों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।